हेलो मेरे टीआरई 4 के प्यारे प्यारे साथियों और क्लास 10 के नन्हे मुन्ने बच्चों। ये जो वीडियो है साइंस का, ये टीआरई 4 में जो जो नए नए शिक्षक बनने वाले हैं उनके लिए भी है, और जो क्लास 10 में बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। तो दोनों जो है टीआरई 4 वाले साथी और क्लास 10 वाले जो भी बच्चे हैं वो सभी जो है वीडियो को अंत तक देखें और कॉपी कलम लेकर के बैठें, और जो जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको नोट करते हुए चलें, ठीक है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ना बड़ी आसानी होगी। तो आज का जो सेशन है 25 क्वेश्चन का सीरीज़ है। इस 25 क्वेश्चन में जो है ना, पहला जो प्रश्न है हमारा, पहले आप लोग जो है ना क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, पढ़ करके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है फिर हम क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे और उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा बातें होंगी वो भी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है, पढ़िए आप लोग, क्या है कि पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। क्या बोला है कि पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, समझ रहे हैं आप। अगर आपको बोलता कि पाचन क्रिया शुरू कहाँ होती है, देखिए पाचन क्रिया जो शुरू कहाँ से होती है, जो हम लोग भोजन खाते हैं वो कहाँ से पचना शुरू हो जाता है। तो पाचन क्रिया अगर शुरू का बात बोलेगा तो पाचन क्रिया शुरू कहाँ से होगा, तो ये जो होगा मुख से हो जाएगा। इसको मुख गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। पाचन क्रिया जो है मुख गुहा से शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब जो कुछ भी हम लोग भोजन खाते हैं ना, वो जो है मुख गुहा से पचना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अगर आपको ऐसा बोले कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन जो है वो कहाँ पचना शुरू होता है, तो वो जो है ना मुख गुहा में पचना शुरू हो जाता है, ठीक है। कभी कभी मुख गुहा लिखा हुआ रहता है या कभी कभी मुख भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। मतलब जैसे ही भोजन को मुंह के अंदर डालते हैं वहाँ से भोजन का पचना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है कि पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, मतलब जो कुछ भी हम लोग खाते हैं वो पूरी तरह से कहाँ जा करके पच जाता है, ठीक है। तो पाचन क्रिया जो पूरी तरह से जाके पचता है ना, कहाँ पर, जो भी हम लोग भोजन खाते हैं वो छोटी आंत में जाके पूरी तरह से पच जाता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। तो पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ से होती है, तो छोटी आंत में जाकर के होती है। अच्छा, पाचन जो क्रिया शुरू कहाँ से होगा, तो मुख गुहा से शुरू होगा। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, शुरू कहाँ पर हो रहा है, और जो भोजन हम लोग खाते हैं वो मतलब पूरी तरह से कहाँ पर जाके पच जाता है, तो छोटी आंत में पूरी तरह से जाके क्या हो जाता है, पच जाता है, ठीक है साथियों। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा ख होगा। अच्छा, कुछ ऑब्जेक्ट जो हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है उससे रिलेटेड जानकारियाँ भी हम लोग ले लेते हैं। कॉपी कलम लेके ही बैठिए आप लोग, फ़ायदा होगा आप सभी को। और जो जो बात हम लिखते हैं उसको नोट करते जाइएगा, या कुछ बात हम नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको आप लोग सुन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। एक चीज़ दिया हुआ है हमको, अमाशय। क्या दिया हुआ है भाई? अमाशय, जिसको बोलते हैं स्टोमैक, पेट भी बोलते हैं, ठीक है। अमाशय, ये जो अमाशय है ना, अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवन होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ठीक है। अमाशय से कौन सा अम्ल का स्रवन होता है, निकलता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है अमाशय से, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अमाशय से हमारे पेट से कौन सा अम्ल निकलता है, कभी कभी उदर लिख देता है, तो पेट को उदर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे अमाशय से किस अम्ल का स्राव होता है, तो HCl अम्ल का स्राव होता है। और ये जो HCl अम्ल है इसका काम क्या है, जो हम लोग भोजन खाते हैं ना, ऐसे ही तो हम मतलब हर बार हाथ को बढ़िया से अच्छी तरह से धो करके नहीं खाते हैं। तो जो भी हाथ में हमारा जीवाणु कीटाणु विषाणु है ना, वो भोजन के कण के साथ हमारे पेट के अंदर चले जाता है, ठीक है। और वो भी जो जीवाणु विषाणु कीटाणु है उसको ना HCl जो है क्या करता है, खोज खोज करके मारने का काम करता है, खुद खा लेता है वो, ठीक है। तो HCl जो है क्या करता है, जीवाणु कीटाणु जो भी हमारे मतलब खाना के साथ अंदर चला गया है उसको मतलब मारने का काम करता है, और हमारे पेट को अम्लीयता प्रदान करता है। और यही हमारे पेट में जब HCl की मात्रा अधिक हो जाती है ना, तब हमको क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाता है। और उस स्थिति में हमको जो है ना क्षारीय प्रकृति वाला, जैसे नींबू पानी या कोक है, ये सब पीना पड़ता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे बातों को और नोट भी कर रहे होंगे जो जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा और भी है, अमाशय के बारे में और भी जानकारियां हैं। एक जानकारी क्या है कि जो प्रोटीन है ना, अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, याद रखिएगा। कैसा? पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, पेप्सिन नामक एंजाइम होता है एक, ठीक है, जो प्रोटीन को, ठीक है, पेप्सिन पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, ठीक है। और अमाशय में ही ये पेप्सिन जो है ना, ये पेप्सिन नामक एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन जो है प्रोटीन का पचना शुरू करता है, ठीक है। प्रोटीन को क्या करता है, वो पचाना शुरू कर देता है। ये भी बात याद रखिएगा, प्रोटीन को पचाना शुरू कर देता है, ठीक है। प्रोटीन को पचाना शुरू कर देता है, ये भी बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है। प्रोटीन को पचाना कौन शुरू करता है, तो पेप्सिन। पेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, ये भी पूछता है आपको। हमारे अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को पचाने का काम शुरू करता है, ठीक है। तो जो पेप्सिन नामक एंजाइम है
जो प्रोटीन को पचाना शुरू कर देता है, ठीक है, ये जो है हमारे अमाशय में पाया जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद छोटी आंत के बारे में हो गया कि भोजन जो है पूरी तरह से छोटी आंत में जाके पचता है। अच्छा, उसके अलावा दिया हुआ है आपको बड़ी आंत। क्या दिया हुआ है आपको? बड़ी आंत। यहाँ पर क्या होता है? जल का पाचन होता है। जल का पाचन, जो जल हम लोग, पानी जो हम लोग पीते हैं ना, तो जल का पाचन होता है कहाँ पर भाई? जो जल का पाचन होता है वो होता है आपका बड़ी आंत में, ठीक, इतना याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारा यकृत। यकृत जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लीवर। यहाँ से जो ना पित्त रस का स्रवण होता है। पित्त रस, कौन सा रस? पित्त रस निकलता है यहाँ से। कौन सा रस निकलता है? पित्त रस निकलता है, याद रखिएगा, पित्त रस, ठीक है। कौन सा रस निकलता है? पित्त रस निकलता है। और जो क्या करता है कि वसा, वसा को पचाने का काम करता है। वसा के अणुओं को, जो बड़े बड़े अणु होते हैं ना, उन अणुओं को तोड़कर तोड़कर ठीक है, छोटे छोटे अणु में बदल देता है। तोड़कर छोटे छोटे अणु में क्या करता है? वो अणु में बदल देता है। लिख लीजिए, बदल देता है। छोटे छोटे अणुओं में क्या करता है? तो बदल देता है। इस बात को लिख लीजिए, बदल देता है, जिससे कि जो मतलब भोजन जाके पचता है छोटी आंत में, छोटी आंत को भोजन पचाने में क्या होता है? आसानी होता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि यकृत में जो होता है ना, क्या होता है भाई? वसा का पाचन होता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है आपका। यकृत में किसका पाचन होता है? आपका वसा का पाचन होता है, ठीक है। वसा का पाचन कहाँ से कहाँ पर होता है? तो यकृत में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यकृत में वसा का पाचन करने में सहायता कौन करता है? जो पित्तरस है, ठीक। वसा का पाचन, याद रखिएगा। यकृत में किसका पाचन होता है? आपको चार ऑप्शन दे देगा, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का। तो किसका पाचन होगा भाई? यकृत में वसा का पाचन होगा। और वसा को पचाने में कौन मदद करता है? तो पित्तरस, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि पित्तरस का स्राव जो है किस अंग से होता है या किस ग्रंथि से होता है, इस तरह से आपको पूछ देगा। या पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से जो होता है ना, किस क्या होता है? पित्तरस का स्राव होता है, ठीक है। और यकृत के बारे में हम लोग जानते हैं कि यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस बात को भी लिख लीजिए, यकृत जो है, ठीक है। यकृत के बारे में क्या जानते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है भाई? यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यकृत के बारे में अभी हम लिखें और एक बार लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से पित्त रस का स्राव होता है। कौन सा रस निकलता है? पित्त रस निकलता है, ठीक है। और ये पित्त रस क्या काम करता है? अभी आपको बताएं कि वसा के जो बड़े बड़े अणु होते हैं ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये पित्त रस मुलायम कर करके, मतलब उस वसा के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। और वो छोटे छोटे अणु जो है फिर छोटी आंत में चले जाते हैं, जहाँ उसका पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, आपको बोलेगा कि कौन सा एंजाइम जो है वसा को पचाने में मतलब सहायक है। तो लाइपेज, जो आपका कहाँ पाया जाता है? जो आपका अग्नाशय में पाया जाता है, लाइपेज नामक, ठीक है। लाइपेज, लाइपेज नामक जो एंजाइम है, जो पाचक रस है, वो भी वसा को पचाने में सहायता करता है। और ये जो लाइपेज है कहाँ, किस अंग में पाया जाता है? तो ये जो है ना, अग्नाशय का एक रस है। अग्नाशय से निकलने वाला एक पाचक रस है। कहाँ से? अग्नाशय से निकलने वाला क्या है? एक पाचक रस है, अग्नाशय से, ठीक। तो याद रहेगा आपको यकृत के बारे में कि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा, यहाँ से यकृत से पित्तरस निकलता है, और जो वसा का पाचन करने में सहायता करता है। वसा के बड़े बड़े अणुओं को तोड़ करके छोटे छोटे अणुओं में बदल देता है। और ये छोटे छोटे अणु जो है फिर कहाँ? छोटी आंत में चले जाते हैं, जहाँ पूरी तरह से वो पच जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पूछेगा कि वसा का पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है, तो लाइपेज भी सहायक है, पित्तरस भी सहायक है, दोनों को याद रखिएगा। अच्छा, ये लाइपेज जो है, ये पाचक रस जो है किस अंग से निकलता है? तो ये निकलता है आपका पेनक्रियाज, अग्नाशय से निकलता है, ठीक है। और पित्तरस का संबंध किससे होगा? कहाँ से निकलता है? ये यकृत से निकलता है, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी बातों को समझ रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे, ठीक है साथियों। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि परिपथ में वोल्टेज बढ़ा दिया जाए, कोई विद्युत परिपथ है, ठीक है। परिपथ में क्या कर रहे हैं? वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। वोल्टेज को हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ा देते हैं। तो धारा क्या होगा, ठीक है। अच्छा, परिपथ आप लोग जानते हैं ना। देखिए, कोई विद्युत परिपथ हम बनाते हैं, आप लोग देखिएगा, ठीक है। कोई विद्युत परिपथ बनाते हैं, यहाँ हम लोग स्विच लगा दिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए इस तरह से एक बल्ब बना देते हैं। यहाँ मान लीजिए क्या बना दिए हम? एक बल्ब बना दिए। कैसा हो गया? देखिए एक बार फिर से बनाते हैं, ये हमारा परिपथ होगा, ठीक है। विद्युत परिपथ बनाते हैं, ठीक है। ये एक स्विच लगा दिए यहाँ पे हम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कर दिए? एक बल्ब यहाँ पे लगा देते हैं, लीजिए एक बल्ब लगा दिए। अच्छा, उसके बाद इसको ऐसे जोड़ दिए, ठीक है। अच्छा, स्विच जो है अभी खुला हुआ है। स्विच क्या है? अभी खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? आपका वोल्टेज है। बैटरी होगा तो क्या होगा? यहाँ पे वोल्टेज होगा। ये होता है प्लस, और इधर क्या होता है भाई? माइनस, ठीक। अच्छा, ये भी क्या हो जाएगा? स्विच में भी प्लस माइनस होता है। अब ये बल्ब है, ठीक है। अब और ये जो तार है, ये क्या है? आपका तार है। अब इस तार से क्या बहेगा? विद्युत धारा बहेगा। आप सभी जानते हैं कि तारों से होकर के क्या बहता है भाई?
विद्युत धारा मतलब विद्युत धारा में भी क्या आवेशों का प्रवाह होता है, आवेश मतलब क्या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है। तार जो है ना उसमें जब हम लोग करंट देंगे ना तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, आपको पूछ देगा कि तारों से होकर के कौन सा कण बहता है, तो इलेक्ट्रॉन कण बहता है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम लोग मान लीजिए अभी कितना सेल जोड़े हैं, 1 2 और 3, अभी 3 हम लोग का सेल है, ठीक है, 3 सेलों का समूह है जिसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए सेल 3 की जगह 4 कर देंगे तो क्या होगा, इसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब मान लीजिए वोल्टेज को हम लोग बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा ना। ये बल्ब अभी मान लीजिए कम वोल्टेज था तो बल्ब क्या हो रहा है, कम जलेगा, ठीक है ना। अब वोल्टेज को हम बढ़ा देते हैं तो बल्ब क्या होगा, खूब जलेगा, तेज जलेगा, इसका रोशनी ज़्यादा होगा। अच्छा, और भी वोल्टेज को हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, ये बल्ब और जलना शुरू हो जाएगा, क्या, और वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो ये बल्ब और जलेगा। अच्छा, अब फिर और भी बढ़ा देंगे तो ये बल्ब क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, ये बल्ब क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। क्यों कि एक बल्ब का भी क्षमता होता है, ठीक है। एक बल्ब जो होता है 100 वाट का बल्ब होता है, 200 वाट 500 वाट का बल्ब होता है, तो उस बल्ब में ना 10 वाट का बल्ब होता है, तो जितना शक्ति है सहन शक्ति उतना तक तो वो विद्युत धारा को सहन कर लेगा, लेकिन उससे अधिक मात्रा में विद्युत धारा जाएगा तो बल्ब जो है सहन नहीं कर पाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं, ये बताना हम चाह रहे हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है, विद्युत धारा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। और जैसे जैसे वोल्टेज घटता है वैसे वैसे विद्युत धारा का भी मान क्या होता है, घटता है। यही यही तो जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम दिया था। ओम का नियम क्या था, यही तो ओम का नियम था कि जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे क्या होगा, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे विद्युत धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर यही सवाल था कि परिपथ में वोल्टेज बढ़ा रहा है वो, तो धारा पर क्या असर पड़ेगा, तो धारा भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो V और I के बीच जो संबंध होता है वो समानुपाती का संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, समानुपाती का संबंध होता है। अच्छा, आपको ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि मान लीजिए किसी परिपथ में वोल्टेज को दुगुना कर दिया गया है, मतलब ठीक है, वोल्टेज को क्या कर दिया गया, दुगुना, विभवांतर को दुगुना कर दिया गया है, तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विद्युत धारा भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे ये बढ़ेगा वोल्टेज वैसे वैसे धारा भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग वोल्टेज को 5 गुना कर देंगे तो ये विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल्ब के बारे में आप लोग जानते हैं कि बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका, टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, तीसरा प्रश्न है। इन सब बातों को नोट करते जाइएगा ना, बहुत फायदा होगा आप सभी को। क्या प्रश्न है हमारा कि धारा प्रवाहित चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, ये सवाल है, ठीक है। मतलब अभी जो हम बनाए थे वैसा उसको फिर एक बार बना देते हैं। लीजिए, आप लोग के लिए क्या नहीं करना, जो पड़े हमको जो करना पड़ेगा वो करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, ये धारा मतलब इससे एक बल्ब भी बना दे लीजिए। चलिए, अब इसमें क्या हो रहा है कि करंट पास हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट पास हो रहा है, ठीक है। इसमें से करंट जा रहा है, इस तार में से क्या हो रहा है भाई, करंट जा रहा है, इस तार में से क्या हो रहा है, करंट इस तरह से जा रहा है। यहाँ स्विच भी लगाना था, कुछ भी लगा सकते हैं आप, एमीटर को भी लगा सकते हैं श्रेणी क्रम में, अच्छा वोल्ट मीटर को भी लगा सकते हैं पार्श्व क्रम में। अब देखिए इस तार से करंट बह रहा है, ठीक है, करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, करंट क्या हो रहा है भाई, इस तरह से करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है, तार से। अब देखिए जब किसी तार में ना करंट अगर बहेगा, उस तार में अगर विद्युत धारा का प्रवाह होगा, मतलब अगर उस तार में करंट है तो उसके चारों तरफ जो है ना विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा अगर उस तार में है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अगर कोई तार है उसमें से करंट पास हो रहा है तो उसके आसपास चारों तरफ जो है ना चुंबकीय गुण आ जाएगा, ठीक है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। क्या बोला कि कोई, एक सवाल को फिर एक बार पढ़ो, धारा प्रवाहित चालक, मतलब कोई चालक ऐसा है जिसमें से धारा बह रही है, ठीक है, तो चारों ओर क्या हो जाएगा, उसके चारों तरफ जो जिस तार से धारा बह रही है उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इस बात को बताया था ऑरस्टेड ने। किसने बताया था, ऑरस्टेड। ये बात भी याद रखिएगा। इस बात को कौन बताया था, ऑरस्टेड ने बताया था, इसको भी याद रखिएगा। मतलब कोई धारावाही अगर चालक है, चालक मतलब तार कुछ भी हो सकता है, कोई धारावाही मतलब जिसमें से करंट बह रहा है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय गुण यानी कि चुंबकीय रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। इस बात को कौन बताया था, तो ऑरस्टेड ने बताया था। ये भी बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्मा के बारे में तो आप जानते ही हैं, उष्मा या ऊर्जा, ठीक है, वही उसका जो होता है, क्या होता है मतलब मात्रक कहिए तो जूल ही होगा, उष्मा का, ऊर्जा का कार्य का जूल ही होगा। प्रकाश के बारे में जानते हैं, प्रकाश का जो स्पीड होता है, प्रकाश जो है सिर्फ मतलब निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो पानी में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है, हवा में भी चल सकता है, मतलब हर जगह
चल सकता है, बर्फ़ में भी चल सकता है, हर जगह चल सकता है प्रकाश। निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है। निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ पर हवा नहीं है वहाँ पर भी प्रकाश गमन कर सकती है, ठीक है। और प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो प्रकाश का अगर बोले कि निर्वात में चाल कितना होता है, तो आप सभी जानते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश का चाल। इसको निर्वात कभी कभी लिख देता है, या वायु भी मान लीजिए, तो वायु में भी लगभग मतलब 3 लाख ही होता है। कभी अगर आपको ऑप्शन दे देगा कि प्रकाश की चाल वायु में कितनी होती है, तब भी आप ध्यान रखिए कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, थोड़ा सा कम होता है, 2,75,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। लेकिन आप लोग मान लीजिए 3 लाख किलोमीटर वाला ऑप्शन को ही टिक करते जाइएगा, ठीक है। तो निर्वात को कभी कभी मान लेता है कि चलो वो वायु वाला ही ऑप्शन दे देता है, ये भी बात याद रखिएगा। इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा, ये प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। और प्रकाश की चाल, एक बात और आपसे पूछ रहे हैं हम, जो प्रकाश की चाल है वो सबसे अधिक किस में होगा, ठीक है। वायु आपको एक ऑप्शन है, ठीक, एक ऑप्शन आपका जल है, ठीक है, और एक ऑप्शन आपका दे दिया है मिट्टी। लीजिए, एक ऑप्शन मिट्टी है। बताइए प्रकाश की जो चाल है सबसे अधिक किस में होगा, बताइए। मतलब जितना लो डेंसिटी वाला माध्यम होगा, मतलब जितना विरल माध्यम होगा, प्रकाश का जो स्पीड है ना उतना ज़्यादा होगा वहाँ पर, ठीक है। तो वायु में प्रकाश की चाल जो होगा सबसे अधिक होगी, और मिट्टी में प्रकाश की चाल जो होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है साथियों। चलिए, आशा करते हैं समझ रहे होंगे, हम तो आशा ही कर सकते हैं, ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, मानव नेत्र की रेटिना पर बनी आभासी छवि कैसी होती है। हम लोग जानते हैं ना, हम लोग किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। कहीं कहीं रेटिना नहीं लिखा हुआ रहेगा तो दृष्टि पटल लिखा हुआ रहेगा, क्या रहेगा, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, ठीक है। रेटिना नहीं लिखा हुआ रहेगा तो क्या रहेगा, दृष्टि पटल। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना रेटिना पर ही बनता है, ठीक है। तो रेटिना जो है पर्दा की तरह काम करता है, याद रखिएगा आप लोग। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वो उल्टा बनता है, उस वस्तु से छोटा बनता है, याद रखिएगा। उल्टा और उस वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। मतलब उल्टा और वास्तविक, उल्टी और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जो भी प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है, वस्तु से छोटा बनता है, उसको हमारा दिमाग जो है ना सही करके सीधा करके दिखाता है और वस्तु के बराबर आकर का दिखाता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि रेटिना जो है ना, रेटिना मतलब आँख का एक पीछे वाला भाग है जो पर्दा की तरह काम करता है। और आँख का जो बहुत सा भाग है, जैसे कॉर्निया हो गया, कॉर्निया का दान किया जाता है। मतलब कोई भी किसी की भी आँख के रंग के लिए जो कॉर्निया का ही जिम्मेवार है। अब कोई जो नेत्र दान करता है तो कॉर्निया को ही दान करता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न, 25 क्वेश्चन का सीरीज है साथियों। और 25 क्वेश्चन में मान लीजिए कि हम लोग अगर हर ऑप्शन को डील करते हुए चलें तो सोच लीजिए 25 चौक 100 क्वेश्चन के आसपास हम लोग डेली मतलब 100 क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि अगर डेली आप 100 क्वेश्चन को डील करते जा रहे हैं ना, तो एग्जाम में तो आपको हलवा लगेगा, एग्जाम जाइएगा और ऐसे ही टिक मारेगा, आपको लगेगा कि नहीं ये सब तो हम पहले से ही जानते हैं, ठीक। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है प्रश्न, विद्युत इस्त्री जो आयरन है आपका, ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत इस्त्री है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए विद्युत इस्त्री का काम क्या है, वो गर्म होगा ना, गर्म होकर तब ना कपड़ा को आयरन करते हैं हम लोग, तो उसमें ये प्रभाव पर काम करता है। विद्युत इस्त्री हो, गीजर हो, टोस्टर हो, ये सब जो है ना किस प्रभाव पर, विद्युत फ्यूज हो, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। फ्यूज भी, जो विद्युत फ्यूज होता है ना वो भी उसमें प्रभाव पर काम करता है। आपका जो गीजर है वो भी उसमें प्रभाव पर काम करता है, ये भी बात याद रखेगा। अच्छा, उसके बाद आपका जो टोस्टर है ये भी उसमें प्रभाव पर काम करता है, ठीक है। ये सब बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, खाद्य श्रृंखला में अंतिम कड़ी क्या होती है। तो आपको हर वीडियो में लगभग इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। ये देखिए इस तरह से जो खाद्य हम लोग बनाएंगे पिरामिड, इसमें पहला, ये दूसरा, तीसरा, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है उत्पादक, जो भोजन को बनाने का काम करता है, उत्पादक भोजन को तैयार करने का काम करता है। इसमें क्या होता है भाई, उपभोक्ता, उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता, ठीक। अच्छा जी, उपभोक्ता भी 3 तरह का होता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। और लास्ट वाला में क्या होता है आपका, अपघटक होता है, डिकम्पोजर होता है। क्या होता है, अपघटक होता है, लास्ट वाला में अपघटक होता है। तो नीचे से शुरू करना है, यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर और अंतिम वाला क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर। तो ये बोला है कि अंतिम कड़ी में क्या आ जाएगा आपका, उत्पादक आएगा, उपभोक्ता आएगा, क्या आएगा, उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक। देख लीजिए अंतिम कड़ी में तीसरे नंबर पे कौन है, तो अपघटक है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछेगा कि दूसरे नंबर पर कौन होता है, कभी कभी ये पूछेगा कि पहले नंबर पर कौन होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला 7वां प्रश्न को देखिए। क्या है 7 नंबर प्रश्न, ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के लिए अब देखिए, ग्रीन हाउस गैस मतलब, इस ग्रीन हाउस गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है, ये याद रखिए, किससे संबंधित है,
कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है। तो 1997 में ना, 1997 में जापान में एक शहर है, कहाँ पर, जापान में एक शहर है, जापान में एक शहर है क्योटो, ठीक है, जापान में एक शहर है क्योटो, जहाँ पर एक सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है। 1997 में जापान में एक शहर है जिसका नाम क्या है, क्योटो। तो क्योटो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ना, क्योटो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो क्योटो में ना ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता था, उसके उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन बुलाया गया था कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है, मतलब गाड़ियों से या जो जितना तरह का होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल किया जाए, उसके लिए सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है। तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है। अच्छा, ग्रीन हाउस प्रभाव को क्योटो सम्मेलन से भी संबंधित रखता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला 8 नंबर प्रश्न क्या है हमारा, आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था। देखिए जो आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको बोल देना सिर्फ आवर्त सारणी लिखा हुआ है, क्या है, सिर्फ आवर्त सारणी, ये नहीं बोला कि आधुनिक, ठीक है, आवर्त सारणी, जल्दीबाजी में आप लोग कहीं आंसर मोस्टली ना लगा दे, ठीक है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी, सिर्फ आवर्त सारणी बोलता है, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं बोल रहा है, आवर्त सारणी का जनक, आवर्त सारणी का जनक, ठीक है। मतलब सबसे पहले जो तत्वों को आवर्त सारणी के हिसाब से सजाने का काम किया था वो किया था मेंडलीफ ने। किसने किया था, मेंडलीफ ने सबसे पहले। इसलिए ना मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है, मेंडलीफ को, ठीक है। मेंडलीफ ने तत्वों को ना उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, मतलब, और सजाने के बाद उन्होंने क्या देखा था कि प्रत्येक जो पहला तत्व है उसका जो गुणधर्म है 8वें तत्व के गुणधर्म के बराबर है, ठीक है। और मेंडलीफ ने ही इन तत्वों को सजाने के लिए संगीत का जो सुर होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, इस सुर के हिसाब से तत्वों को सजाया था, अरेंज किया था वो, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ बोले कि आवर्त सारणी का जनक कौन है तो मेंडलीफ, ठीक, सिर्फ अगर आवर्त सारणी बोले आपको, ठीक है। अच्छा, अगर बोले आधुनिक आवर्त सारणी तो उसका जो जनक हो जाएगा मोस्ले हो जाता, ठीक है। अगर आधुनिक आवर्त सारणी बोलेगा तब मोस्ले होगा, ठीक है। अभी यहाँ बोला है कि आधुनिक नहीं, सिर्फ बोला है आवर्त सारणी का जनक, तब क्या ऑप्शन होगा हमारा, मेंडलीफ हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, आपको डोबेरानर ने त्रिएक रूल दिया था। डोबेरानर ने क्या दिया था, त्रिएक रूल दिया था। डोबेरानर ने त्रिएक का नियम दिया था। मतलब त्रिएक का नियम में क्या था कि 3-3 तत्वों को एक समूह में रखा था। वो डोबेरानर ने 3-3 तत्वों का एक समूह बनाया था, 3-3 तत्वों का, त्रिएक का नियम, जिसको त्रिएक रूल भी कहते हैं। त्रिएक का नियम दिया था डोबेरानर ने, तत्वों को अरेंज करने के लिए त्रिएक का नियम दिया था। मतलब 3-3 तत्वों को एक साथ रखा था। वो 3-3 तत्वों को कैसे रखा था, एक साथ रखा था। और उन्होंने क्या देखा था कि शुरू वाला तत्व और आखिरी वाले तत्व का जो औसत होता है, मतलब औसत द्रव्यमान होता है, वो बीच वाले तत्व के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। लेकिन ये जो था, मतलब 3-4 ही ऐसा समूह बन पाया था, इसलिए जो डोबेरानर का त्रिएक नियम था वो फेल हो गया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद न्यूलैंड्स जो था उन्होंने अष्टक का नियम दिया था। किसका नियम दिया था, अष्टक का नियम दिया था, ठीक है। और न्यूलैंड्स ने ही कहा था कि प्रत्येक जो पहला तत्व है वो 8वें तत्व के बराबर गुणधर्म वाला होता है, ठीक है, न्यूलैंड्स ने, ठीक है। तो थोड़ा सा हम शायद मेंडलीफ के बारे में उसमें बता दिए थे, नहीं तो याद रखिएगा न्यूलैंड्स जो है अष्टक का नियम दिया था। मतलब पहला तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के क्या था, बराबर था। इसको याद रखिएगा आप लोग, किसको, न्यूलैंड्स को। हम मेंडलीफ के बारे में बोल दिए थे शायद, ठीक है। तो अगर आपको बोले आवर्त सारणी का जनक तो वो क्या हो जाएगा, मेंडलीफ, और आधुनिक आवर्त सारणी बोलेगा तो मोस्ले। और ये सभी, ये तीनों, मतलब ये लोग, ये सभी लोग जो है ना, जो तत्वों को सजाने का काम किया था, किसके आधार पर तत्वों को सजाने का काम किया था, परमाणु परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के परमाणु द्रव्यमान के परमाणु द्रव्यमान को अवरोही क्रम में लिख करके, ठीक है, अवरोही या कहिए आरोही, जैसे भी लिखे, मतलब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ठीक है, कैसे, आरोही क्रम में। परमाणु द्रव्यमान के तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजाया था। किस क्रम में सजाया था, आरोही क्रम में सजाया था तत्वों को। मतलब जिसका परमाणु द्रव्यमान मान लीजिए 2 है उसको पहले रखा, फिर किसी का 2.5 है उसको रखा, फिर किसी का 3 है उसको रखा, फिर किसी का 4 है उसको रखा। लेकिन ये भी जो है ना नहीं हो पाया था। मतलब ये नियम भी, मतलब ये तत्वों को वर्गीकृत करने का ये नियम सही साबित नहीं हुआ था। उसके बाद आया हमारा मोस्ले, ठीक है, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का मोस्ले। उन्होंने तत्वों को क्या किया, परमाणु संख्या के आधार पर सजाने का प्रयास किया। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम, ठीक है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के आधार पर तत्वों को सजाया। और
उन्होंने देखा कि बढ़ते क्रम में सजाने पर ना कोई भी तत्व का जो इधर इधर उधर अलग अलग गुण वाला तत्व जो है एक साथ नहीं रखा गया, मतलब नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी का जो जनक है ना मोसले को कहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मनुष्य में समन्वय एवं नियंत्रण का कार्य। समन्वय मतलब सोचने संबंधित मतलब सोचना, समझना, तर्क करना, ये सब काम को कौन कर पाता है, ठीक है। तो ये मस्तिष्क है हमारा, ठीक है। सोचने समझने का काम किसका है, मस्तिष्क का काम है। अब मस्तिष्क में भी 3 प्रकार का मस्तिष्क होता है, एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक। चलिए ब्रेन के बारे में भी डिटेल में एक वीडियो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आँख का वो दोष जिसमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। देखिए जैसा दोष होगा ना, याद रखिएगा, जैसा दोष होगा वहाँ का चीज़ दिखाई देगा। मान लो दूर दृष्टि है तो उसको दूर का चीज़ दिखेगा लेकिन पास का चीज़ नहीं दिखेगा। अगर निकट दृष्टि है तो उसको नज़दीक का चीज़ दिखेगा, दूर का चीज़ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए दूर दृष्टि, ठीक है, दूर की वस्तु नहीं दिखता है, मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखता है। निकट में क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, नज़दीक का चीज़ दिखेगा। सीधा सीधा याद रखने का है, नज़दीक दिखेगा, नज़दीक क्या होगा, दिखेगा, और दूर नहीं दिखेगा, ठीक है। नज़दीक दिखेगा, नज़दीक का जो भी चीज़ रखा हुआ होगा उसको साफ साफ देख पाएगा, और दूर का चीज़ को वो साफ साफ नहीं देख पाएगा, ठीक है। अच्छा दूर में इसका उल्टा कर देना है, बस दूर दृष्टि में क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। मतलब दूर का दिखेगा, दूर का चीज़ साफ साफ दिखेगा, और नज़दीक का चीज़ जो है वो साफ साफ नहीं दिखेगा, उल्टा कर दीजिएगा बस। मतलब जैसा रोग होगा, निकट वाला रोग होगा तो निकट का चीज़ देख लेगा, ठीक। और दूर वाला रोग होगा तो दूर का चीज़ देख लेगा, पास का नहीं देख पाएगा। तो निकट में नज़दीक का चीज़ देख लेगा लेकिन दूर का चीज़ को वो नहीं देख पाएगा, ठीक है। अच्छा दूर में दूर का चीज़ तो देख लेगा वो, लेकिन नज़दीक का चीज़ को नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या आंसर होगा आपका, दूर का वस्तु उसको साफ साफ नहीं दिखता है, मतलब नज़दीक का दिखता है तो निकट। तो कौन सा दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि। और इसका इलाज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, तो निकट दृष्टि दोष में इसका इलाज करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था, रेटिना पर ना बन के रेटिना से क्या होता है, पहले ही बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, अवतल लेंस से बनने वाली छवि सदैव कैसी होती है। अच्छा बोल रहा है कि अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस से बनने वाली, अवतल लेंस से बनने वाली छवि कैसी होती है। तो देखिए लेंस को याद रखने के लिए ना सबसे आसान तरीका होता है, दर्पण को याद रख लीजिए आप। दर्पण को अगर याद रख लिए तो उसका उल्टा हो जाएगा लेंस में, ठीक है। अवतल दर्पण का देखिए क्या होता है कि वो वस्तु का उल्टा भी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा भी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। मतलब वास्तविक भी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी भी प्रतिबिंब बनाता है, बहुत छोटा भी प्रतिबिंब बनाता है और बहुत बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अवतल दर्पण क्या करता है, किसी वस्तु का बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बहुत बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा भी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा भी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो उसका उल्टा कर दीजिए आप लोग, तो लेंस में क्या होगा, लेंस में क्या हो जाएगा कि वो सीधा, इसमें उल्टा बना रहा था तो इसमें क्या बनाएगा, आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा। और उसमें देखा अवतल दर्पण में क्या था, बड़ा बना रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा बनाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, आभासी, सीधा एवं छोटा, ठीक है। आभासी, सीधी एवं छोटी, याद रखिएगा। मतलब दर्पण को अगर आप लोग समझ गए होंगे ना, तो दर्पण अगर समझ गए तो दर्पण वाला अगर अवतल दर्पण में जो जो था वो उल्टा हो जाएगा लेंस में, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देखिए क्या है। अगला प्रश्न हमारा, इसमें उपचयित अपचयित पदार्थों की पहचान करना है, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है कि किसमें कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है और कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है। मतलब चारों ऑप्शन है, उसमें बताना है कि किसमें कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है और कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है, ठीक है। देखिए हमको सबसे पहले उपचयित अपचयित पदार्थों को पहचानने के लिए अभिकारक को देखना पड़ेगा, मतलब तीर का लेफ्ट साइड देखना पड़ेगा। देखिए तीर का लेफ्ट साइड में यहाँ क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। और इधर आके क्या हुआ है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ है, देखिए आप, ऑक्सीजन क्या हुआ है, प्लस हुआ है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, प्लस हुआ है। तो आप जानते हैं ना उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन बढ़ता है, ऑक्सीजन क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या होता है, घटता है। अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, अभिकारक को देखना है और उसके बाद देखना है कि उत्पाद क्या बना है। इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ है, आप देखिए ऑक्सीजन माइनस हुआ है, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखिए इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन बढ़ा है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, बढ़ा है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, घटा है, ऑक्सीजन क्या हुआ है भाई, घटा है, ठीक। तो अब खुद बता दीजिए ऑक्सीजन का बढ़ना क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया हो गया, क्या हो गया, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। ये क्या हो गया आपका, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन घटा है, अपचयन अभिक्रिया हुआ है। यहाँ फिर बढ़ा है तो क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, घटा है तो अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, अपचयन। ठीक, अच्छा आप एक बात याद रखिएगा, आपको देखना किधर है, पहले पहले देखना है कि अभिकारक में क्या था और उत्पाद में क्या हुआ। अभिकारक में था ऑक्सीजन, इसके साथ H के साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन उत्पाद में जो है ऑक्सीजन घट गया, ऑक्सीजन नहीं है, तो घटा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को घटने को क्या बोलेंगे हम, अपचयन बोलेंगे। अच्छा अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, कहाँ रखें इसको, सवाल ये है, क्या सवाल है भाई, कि कौन सा पदार्थ या कौन सा यौगिक उपचयित हो रहा है, कौन सा यौगिक अपचयित हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो भी उपचयित या अपचयित होगा ना वो अभिकारक वाला ही होगा, उत्पाद वाला कभी उपचयित अपचयित नहीं होगा, इस बात को नोट कर लीजिए दिमाग में। जो भी अभिकारक में रहेगा, जैसे ये उपचयन अपचयन होगा तो इसी का होगा, उपचयन अपचयन होगा तो अभिकारक का ही होगा, ये उपचयन अपचयन होगा तो इसका ही होगा, उपचयन अपचयन होगा तो अभिकारक का ही होगा, उत्पाद में उपचयन अपचयन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए उपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, पहला पहला जो ऑप्शन है को, उसमें उपचयन हो रहा है, किसका, किसमें बढ़ा है, जिसमें बढ़ा है और जिसमें घटा है उस वही उपचयित और अपचयित होगा। देखिए उपचयन किसका हुआ है, किसमें बढ़ा है, तो हाइड्रोजन था पहले, उसमें बढ़ा है, पहले जो था ये दिमाग में रखिए, पहले क्या था बाद में क्या हुआ, तो पहले जो था उसी में उपचयन या अपचयन होगा। ठीक, चलिए अच्छा इसमें अपचयन हुआ है, क्या हुआ है, अपचयन, ऑक्सीजन घटा है ना, मतलब अपचयन हुआ है, तो किस में, तो कॉपर ऑक्साइड में, CuO, इसमें। ठीक है, पहले ये था कॉपर ऑक्साइड था, उसके बाद हमको पता चला कि इसमें ऑक्सीजन घटा है कि ऑक्सीजन बढ़ा है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। अच्छा उसके बाद उपचयन हुआ है, मतलब ऑक्सीजन बढ़ा है, तो किस में बढ़ा है ऑक्सीजन, इसमें तो नहीं बढ़ा है, हमको देखो कि बढ़ेगा या घटेगा, किस में घटेगा उसको हमको देखना है अभिकारक में। ठीक है, तो अभिकारक में क्या रखा हुआ है, यहाँ अभिकारक में कॉपर है, क्या है, कॉपर, तो कॉपर क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, कॉपर जो है उपचयित हुआ है, ऑक्सीजन उसमें बढ़ा है। अच्छा लास्ट वाला में देखिए अपचयन हुआ है, तो अपचयन या उपचयन जो भी होगा वो अभिकारक वाला होगा, उत्पाद में देखना भी नहीं है आपको, अभिकारक में देखिए कौन था, H2O, कौन था, H2O, तो किसका उपचयन अपचयन हुआ है, H2O का अपचयन हुआ है। ठीक है, सिर्फ आप लोग ध्यान रखिए उपचयन और अपचयन में सिर्फ आपको देखना है किधर है भाई, अभिकारक की तरफ देखना है, अभिकारक में क्या था और उत्पाद में क्या हुआ, तो अभिकारक से उत्पाद में जाने में देखिए ऑक्सीजन बढ़ा है, ऑक्सीजन बढ़ा है, इसका मतलब उपचयन हुआ है, और उपचयन जो हुआ है किस में हुआ है, किस चीज़ में ऑक्सीजन बढ़ा है, तो हाइड्रोजन में बढ़ा है। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ जाने में ऑक्सीजन घटा है, तो किस में से घटा है, जिसमें से घटा है वही पदार्थ उपचयित या अपचयित होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है हमारा क्या है, अगला प्रश्न को देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या है, सेम देखिए वही प्रश्न आ गया। 13 नंबर प्रश्न को देखिए क्या है, ये जंग का सूत्र होता है, पता है आप सभी को, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और यहाँ है 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, CO किसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं, दम घुटने वाला गैस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, लोहा अकेला हो गया है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए ऑक्सीजन क्या हुआ है, बढ़ गया है ना, यहाँ पर 3 ही तो ऑक्सीजन था, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन हो गया है भाई, 6 ऑक्सीजन हो गया है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में, जो अभिक्रिया ऊपर दिया गया है उस अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ कौन सा है, उपचयित, उपचयित मतलब समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन बढ़ा है, उपचयित मतलब ऑक्सीजन बढ़ा है, तो ऑक्सीजन किस में बढ़ा है आप खुद देख लीजिए, उपचयित मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का बढ़ना, तो ऑक्सीजन किस में बढ़ा है, देखिए आप यहाँ पर देखो, फेरिक ऑक्साइड था, यहाँ पे जाकर के क्या हो गया कि Fe खड़ी हो गया, मतलब फेरिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन घट गया तब ना खाली यहाँ लोहा बचा। ठीक, मतलब ऑक्सीजन घटा है, घटा है मतलब क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, तो अगर बोलता कि अपचयन हुआ है तो किसका अपचयन होता, बताइए, अपचयन किसका होता, लोहा का होता कि फेरिक ऑक्साइड का होता, आप लोग खुद बताइए। तो उपचयन या अपचयन जो भी होगा अभिकारक वाले का होगा, तो अगर अपचयन बोलता तो Fe2O3 होता, इसका अपचयन हुआ है। ठीक है, ना कि इसका, ना कि ये जो Fe है उसका नहीं। ठीक, अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, और यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका ऑक्सीजन बढ़ गया है, यहाँ पर तीन ठो ऑक्सीजन है, ये तीन जो है कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन के साथ भी है, 3 ठो है, और यहाँ पर जो है कैटो हो गया, 3 दूना 6 ठो हो गया, तो ऑक्सीजन बढ़ा है, किस में बढ़ा है ऑक्सीजन, इसमें बढ़ा है क्या, इधर वाला में बढ़ता है क्या, नहीं इधर वाला में बढ़ा है। ठीक है, तो किस में बढ़ा है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO में बढ़ा है, यहाँ देखिए CO2 भी दे दिया है, कोई आंसर मार देगा CO2 उसका हो जाएगा गलत। ठीक है, तो किस में बढ़ा है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन बढ़ा है। ठीक है, तो बोल रहा था हमको उपचयन किसका हुआ है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उपचयन हुआ है, उसमें बढ़ा है ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए चलिए अगले सवाल को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, एक होता है 1 मिली एम्पियर बराबर, तो 10 पर पावर होता है कितना, 10 पर पावर होता है -3, 10 पर पावर -3 एम्पियर, ये याद रखिएगा। ठीक है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 पर पावर 3, प्लस करने के लिए पलट देते हैं ना। अच्छा
इसी को अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा इसको भी हम लोग अगर लिखें पॉइंट में तो क्या हो जाएगा हमारा 0.001, तो ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ऐसा वाला भी आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको बट्टा वाला आंसर दे देगा, कभी इस तरह से आंसर दे देगा, कभी ऐसे आंसर दे देगा। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर बराबर, ध्यान रखना है आपको, 10⁻³ एम्पियर होता है। ठीक है, अच्छा 10⁻³ एम्पियर नहीं देगा तो ये समझ लो बट्टा में देगा, इस तरह से। यही माइनस को प्लस करने के लिए क्या किया गया, प्लस दिया गया है। अब 10⁻³ है तो इसको गुना कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, अब इसको पॉइंट में लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग किस तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा देख लीजिए, तो पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक किस में है हमारा, देखिए ख नंबर में है, ये वाला आंसर हो जाएगा। अच्छा यहीं पर एक सवाल और होता है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये माइक्रो तो नहीं बना है शायद, देख लीजिए 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। ये भी बात को याद रखिएगा, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है 10⁻6। अब 10⁻6 है तो इसको बट्टा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, अब 6 जीरो हो जाएगा, मतलब 6 अंक पहले पॉइंट होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए 1 मिली एम्पियर वाला भी पूछता है एग्जाम में और 1 माइक्रो एम्पियर वाला भी एग्जाम में पूछता है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर। ठीक, दोनों को याद रखिएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न हमारा। तो अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। 15, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ऐसे सीधा पूछ देता है कभी कभी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या होता है, तो CCl4 याद रखिएगा। ठीक ठीक है, CCl4 में कार्बन के कितने सहसंयोजक बना, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन कितने सहसंयोजक बंधन बनाता है। कोई बात नहीं, इसका संरचना सूत्र खींच दीजिए, खुद पता चल जाएगा आपको, खुद पता चल जाएगा, Cl 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 Cl। ठीक है, तो देखिए कितना सहसंयोजी बंधन बनाया, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो, बस 4 आंसर हो गया, इतना आसान तो है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, 16 नंबर प्रश्न। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, जो इलेक्ट्रॉन है हमारा उस पर आवेश कितना होता है। जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पर जो होता है माइनस आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कूलम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है, यहाँ सी का मतलब है कूलाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और प्रोटॉन पर अगर पूछता तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होता। अगर प्रोटॉन पर पूछता कि कितना आवेश है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है समान होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, यही आवेश जो है प्रोटॉन में प्लस, सेम आवेश इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाता है, माइनस। इसीलिए जो परमाणु होता है ना क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, परमाणु जो है विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन। लिख लीजिए, परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन जितना होता है प्लस में, इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है माइनस में, इसलिए परमाणु जो है ना विद्युतीय रूप से क्या होता है भाई, उदासीन होता है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न में। 25 प्रश्न का सीरीज है साथियों, बोर्ड नहीं होना है आप लोगों को। ठीक, 25 प्रश्नों का सीरीज है, लेकिन हम लोग 25 प्रश्न में 100 क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक, चलिए श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है। श्वसन, श्वसन मतलब सांस लेना नहीं, श्वसन का मतलब जो हम लोग भोजन खाते हैं उसमें क्या है, ग्लूकोज बनता है। और वो ग्लूकोज जो है किसकी उपस्थिति में, जो हम लोग भोजन खाते हैं उससे क्या बनता है, ग्लूकोज, C6H12 और O6 ग्लूकोज। अभी जो ग्लूकोज है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन रहेगा जिसको हम लोग वायवीय श्वसन बोलते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, टूट करके पचना शुरू होगा। तो क्या बन जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, और हमको ऊर्जा मिलेगा। और वो जो ऊर्जा मिलेगा किस रूप में मिलेगा भाई, वो ऊर्जा ATP के रूप में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा, ऊर्जा जो मिलेगा वो ATP के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में कभी कभी क्या पूछ देता है कि श्वसन अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो ये जो समीकरण है अभी संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना है। तो यहाँ पे 6 डाल देंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर भी 6 डाल देंगे और यहाँ पर भी 6 डाल देंगे, तो ये हो गया हमारा संतुलित समीकरण। ठीक है, अच्छा एक सवाल क्या पूछा आपको कि श्वसन के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, तो ये समीकरण लिख दीजिएगा आप। ठीक, C6H12O6 प्लस 6O2 और उसके बाद 6CO2 तीर का निशान के बाद प्रोडक्ट बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। और जो ऊर्जा निकलेगा वो किस रूप में जमा रहता है, ATP के रूप में। ATP का फुल फॉर्म आप जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, अच्छा ये जो श्वसन है, श्वसन का मतलब सांस लेना नहीं, श्वसन का मतलब जो हम लोग भोजन खाते हैं ना, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उस भोजन को तो वो भोजन जो है ना पचेगा नहीं। ठीक, तो ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, श्वसन का। ठीक, अच्छा इसी को बोलते हैं वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। ठीक है, वायु की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन के लिए समीकरण मांगेगा तो यही समीकरण होगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात और पूछता है कि वायवीय श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या होता है। तो देखिए अंतिम उत्पाद क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और क्या है हमारा, ऊर्जा है। इसको याद रखिएगा।
ठीक है। वायवीय श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है, ठीक है। इससे पहले का वीडियो में ना हम वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बता दिए हैं बहुत अच्छा तरह से, जाके पहले का वीडियो जाके देख लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, अब वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, कितना, एक ग्लूकोज का अणु टूटने से, ये जो ग्लूकोज है ना, इसका एक अणु टूटने से हमको 36 से 38 एटीपी ऊर्जा मिलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मतलब ग्लूकोज का एक अणु टूटने से 36 से 38 एटीपी ऊर्जा हमको मिलता है, ठीक है, वायवीय श्वसन में, ठीक। अच्छा, हम वायवीय श्वसन कौन करता है, देखिए हमको जरूरत है ना ऑक्सीजन का, जो हम लोग भोजन खाते हैं। मान लीजिए पानी मत पीजिए आप, पानी अगर नहीं पीजिएगा तो भोजन जो है ना पचेगा क्या, और पानी में क्या है, ऑक्सीजन भी है ना, वो भोजन पचेगा। सांस नहीं लीजिए आप तो क्या वो भोजन कभी पचेगा, नहीं पचेगा। तो हम लोग जो भी मनुष्य हैं, शेर, बाघ, चीता जो भी है, वो सब क्या करता है, वायवीय शोषण करता है, ठीक है। और जितने भी कवक है, जीवाणु है, फफूंद है, ये सब करता है अवायवीय शोषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो क्या बोला था इस सवाल में, इसका तो आंसर दिए नहीं। श्वसन जो प्रक्रिया है किस प्रकार की, तो श्वसन जो है ना, देखिए लास्ट में जो भी ऊर्जा निकलेगा, लास्ट में जो काम करते हैं उसके बाद ऊर्जा निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लास्ट में जो भी ऊर्जा निकलता है वो कैसा बोलते हैं, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर पहले ही उष्मा लग जाता है तो उसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये भी बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, 18 प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, और 18 मस्तिष्क। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जो मस्तिष्क के बारे में डिटेल में हम बताना चाह रहे थे, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आप लोगों को। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन का काम करता है, संतुलन बनाने का, ठीक है। तो संतुलन बनाने का काम कौन सा करता है, याद रखिएगा, अनुमस्तिष्क। इसको अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं, अनुमस्तिष्क, ठीक। संतुलन बनाने का काम करता है, यहाँ पे लिखा है लघु मस्तिष्क, जो है संतुलन बनाने का काम करता है, ठीक है। आपको ना मस्तिष्क के बारे में, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगाटा, इन सब के बारे में डिटेल में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 19 नंबर, प्रतिरोध। जो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है रो इंटू, ये रो है, पी नहीं है, रो इंटू एल बाई ए होता है, ये फॉर्मूला है प्रतिरोध का, ये रो है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो बोलते हैं, रो, इसको क्या बोलते हैं, रो, पी नहीं बोलते हैं, रो। और जिसका मतलब होता है, इस रो का मतलब होता है क्या, प्रतिरोधक। इस रो का मतलब होता है प्रतिरोधक, याद रखिएगा, प्रतिरोधक या प्रतिरोधकता। और इसी का प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है भाई, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है भाई, ओम मीटर होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगर सिर्फ रहेगा प्रतिरोध का मात्रक तो ओम, अगर रहेगा प्रतिरोधक का मात्रक, लास्ट में को लगा हुआ रहेगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा हम, ओम मीटर, ठीक है। तो ये जो रो है, इसको पी नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, रो, रो पढ़ते हैं। तो एक फॉर्मूला भी याद रखेगा, प्रतिरोध का फॉर्मूला ये भी होता है, आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, इसको भी याद रखना है आपको। तो रो जो है किसको दिखाता है, प्रतिरोधक को, मतलब प्रतिरोधकता, ठीक, प्रतिरोधकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा 20 नंबर, थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है भाई, जो गला में थायराइड है ना, थायराइड हमारा, वहाँ से निकलता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन जो है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रवन किस तत्व पर निर्भर करता है, किस तत्व पर, मतलब अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा ना तो हमको क्या हो जाएगा भाई, गलकंठ हो जाएगा, गलकंठ, गलकंठ क है, गलकंठ हो जाएगा। इसको ग्वाइटर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्वाइटर, ग्वाइटर नामक रोग हो जाएगा। मतलब जो हमारा जो गला है ना, गला जो मतलब जो गाल के नीचे है वो साइड क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग गलकंठ, ग्वाइटर बोलते हैं। तो देखिए थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलने से, और थायरोक्सिन हार्मोन में क्या होता है, आयोडीन नामक तत्व पाया जाता है, ठीक है। हम लोग पढ़े होंगे ना कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो गलकंठ होता है। और ये आयोडीन का कमी होता क्यों है, क्योंकि जो थायराइड ग्रंथि है हमारा, वहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है, इसलिए ना, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आयोडीन तत्व का स्राव नहीं करता है। जो आयोडीन है, जो हमारा ग्वाइटर को रोकने का काम करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सोडियम के बारे में तो जानते ही हैं, अभी जल में तैरता है, इसको किरासन तेल में डुबा के रखते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है, जानते ही आप। अब पोटेशियम जो है वो जानते ही आप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम काफ़ी नरम धातु है, इसको चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पौधों में हार्मोन ऑक्सीन का देखिए। आप बोले हम जिस तरह से मनुष्यों में, मानव में, जंतुओं में हार्मोन पाया जाता है वृद्धि और विकास के लिए, प्रजनन के लिए, उसी तरह से पेड़ पौधों का भी वृद्धि, विकास और प्रजनन के लिए ना हार्मोन पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पादप हार्मोन, ठीक है। उसमें 5 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं, जो साइंस का सेट 9 है उसमें बता चुके हैं, पूरा पौधों से निकलने वाले हार्मोन के बारे में पूरा डीपली से बता चुके हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीन है ना, बढ़ाने का काम करता है, वृद्धि का काम करता है, ठीक है। ऑक्सीन क्या करता है, ऑक्सीन या ऑक्सीन भी लिखा हुआ रहेगा कहीं, तो ये वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है, वृद्धि बढ़ाने का काम करेगा, तनाव को बढ़ाएगा, जड़ को बढ़ाएगा, कोशिका को बढ़ाएगा, ठीक है, सबको बढ़ाने का काम करता है क्या, हमारा ऑक्सीन, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
22 नंबर प्रश्न है हमारा, जब प्रकाश वायु से जल में जाता है, तो देखिए जब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश वायु से जल में जाता है तो चाल क्या असर पड़ेगा उसका। देखिए जितना माध्यम विरल होगा, मतलब कम डेंसिटी वाला माध्यम होगा, कम घनत्व वाला माध्यम होगा, प्रकाश का स्पीड उतना ज़्यादा होगा। और जितना माध्यम घनापन ज़्यादा होगा, मतलब अधिक घनत्व वाला माध्यम होगा, वहाँ प्रकाश का स्पीड जो होगा क्या होगा, कम होगा। तो देखिए वायु जल, बताइए कहाँ का कण ज़्यादा पास पास सटा हुआ है, तो जल में जो कण है ज़्यादा पास पास है, तो ज़्यादा पास पास कण होने से प्रकाश का स्पीड क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही समझिए हम लोग बाइक चलाते हैं, अगर खाली रास्ता है तो कितना तेज़ चलाते हैं, और वहीं पे भीड़ भाड़ वाला रास्ता हो तो कितना स्लो स्लो चलाते हैं। तो जल जो है ना भीड़ भाड़ वाला है, मतलब वहाँ जो कण है काफ़ी पास पास में सटा हुआ है, तो हम लोग गाड़ी क्या तेज़ चलाएंगे, स्लो चलाएंगे ना, तो वही है प्रकाश। तो प्रकाश भी क्या होगा वहाँ पे, स्लो चलेगा, मतलब उसका स्पीड जो है क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखें, 23 नंबर, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको पूछेगा, ये फिक्स है आपका। तो चींटी का डंक में जो है ना मेथेनोइक अम्ल, अच्छा इसको मेथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, या इसी को फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। लैक्टिक अम्ल आप जानते हैं, दूध, खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जानते हैं आप। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, पता है आप सबको, बहुत तेज हैं आप सब। टार्टरिक अम्ल जो इमली खाते हैं भैया, इमली या कच्चा सब आम जो खाते हो, कच्चा कच्चा आम, कच्चा आम, इसमें भी जो है क्या पाया जाता है आपका, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, इमली में, कच्चा आम में कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो बहुत सारा है, टमाटर में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है आपका, ये सब बात को याद रखिएगा। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सेब में टैनिक अम्ल, ये सेब में मैलिक अम्ल, मैलिक, सेब में मैलिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, ये सब बात को याद रखिएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक में, मधुमक्खी का डंक में, जो चींटी और मधुमक्खी जो काटता है ना, उसमें क्या फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल ऑप्शन में रहेगा आपका। दूध, खट्टा दूध हो या दही हो, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये जो सीरीज है ना आपका क्लास 10th के लिए तो है ही, स्पेशली जो बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम देने वाले हैं, जो हमारे भावी शिक्षक हैं, अभी शिक्षक बनने वाले मास्टर और मास्टरियन सब, उसके लिए भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 24 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका विलयन है। तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ना सबसे अधिक क्षारकीय पदार्थ है, इसका जो पीएच मान होता है 10 होता है, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका जो पीएच मान होता है ये भी याद रखिएगा, पीएच मान 10 होता है। ठीक है, पीएच मान कितना होता है इसका, 10 होता है, याद रखिएगा। अच्छा इसको तो जानते हैं, नौसादर बोलते हैं, नौसादर, नौसादर कहा जाता है। ठीक, अच्छा इसको जानते हैं आप, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बुझा हुआ चुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चुना, बुझा हुआ, बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको, जानते हैं ना, बुझा हुआ चूना कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कास्टिक सोडा, क्या क्या बोलते हैं इसको, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट कीजिए इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसको क्या बोलते हैं। KOH को क्या क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक अन्य नाम भी है, किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमको तो लग रहा है कास्टिक सोडा, फिर पता नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए आज का सेशन का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है साथियों, बताइएगा कि धातु और ऑक्सीजन के बीच जो रिएक्शन होगा, मतलब जो भी कोई भी धातु है, कोई भी धातु है और आपका जो ऑक्सीजन है, इसके बीच जो रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, धातु वाला ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। और ये जो धातु ऑक्साइड बनेगा ना, ये धातु ऑक्साइड जो बनेगा, इसका प्रकृति बताना, ये कैसा होगा, खट्टा होगा कि कड़वा होगा। मतलब मान लीजिए जिंक है और इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं हम, जिंक एक धातु है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड। और ये जो जिंक ऑक्साइड है चूहा मारने वाला दवा है, याद रखिएगा, जो चूहा मारने वाला दवा होता है ना, वो जिंक ऑक्साइड ही होता है। ठीक है, अच्छा इसको संतुलित कर लीजिएगा आप लोग। ये जो जिंक ऑक्साइड है, इसका जो प्रकृति होगा कैसा होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो ध्यान से सुनिए आप लोग, ध्यान से, अगर अधातु होता तो अम्लीय होता, अ से अधातु, अ से अम्लीय। ठीक है, बस इतना याद रखिए, अ से क्या होगा, अधातु, और अ से अम्लीय। यहाँ पे तो अधातु नहीं है, धातु है तो क्षारीय, धातु है तो क्या हो जाएगा हमारा, क्षारीय। अधातु होता तो क्या होता भाई, अम्लीय होता। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। चलिए आज के सेशन का अंतिम सवाल था, आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है साथियों, मन लगा